आज आपको एक ऐसे संस्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं और मजबूत होता चला गया और परचम भी लहराने का काम कर रहा है। हमारी मौजूदगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च बेउर में 36 सालों से ये संस्थान बिहार के बच्चों को उसके मुकाम और मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल सुलभ सर भी हैं, इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। सर, बढ़ते समय के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च बेउर ने जो काम किया है, बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया और कहीं ना कहीं जो एक नया आयाम, नया इतिहास रचने का काम किया। ऐसे तो बहुत सारे बिहार में कॉलेज है, लेकिन जो भरोसा है इस संस्थान में आज भी बच्चों के प्रति बना हुआ है। कौन कौन सी पढ़ाई होती है सर, कौन कौन से कोर्स में यहाँ पे बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को गढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? क्या कुछ इस संस्थान में और नई कोर्सें आई हैं सर? पहले आपको यह अवगत कराऊं कि यह निजी क्षेत्र में अपने विषयों में आरंभ हुआ देश का पहला ऐसा पैरामेडिकल और पुनर्वास विज्ञान का संस्थान है जो जिसकी स्थापना 1990 में हुई। तब से डिप्लोमा से आरंभ हुआ यह संस्थान अभी स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, पुनर्वास विज्ञान में और पैरामेडिकल में विशेष रूप से। जैसे फिजियोथेरापी, जिन दिनों हमने यह संस्थान शुरू किया और यह पाठ्यक्रम आरंभ किया, बिहार में तो क्या पूरे देश भर में आम लोग नहीं जानते ही नहीं थे कि फिजियोथेरापी क्या है, किसे कहते हैं और इसका क्या काम है। आम लोगों की छोड़िए, जो खास लोग होते हैं यानी कि चिकित्सा विज्ञान के लोग भी इस बात से अवगत नहीं थे। जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी के चिकित्सक, वे लोग भी इसे एक सीमित दायरे तक जानते थे। फिजियोथेरापी अस्थि रोग से ही नहीं बल्कि जोड़, नस, पेशी आदि संबंधित समस्याओं से ही नहीं, शरीर की अन्य अनेक समस्याओं में फिजियोथेरापी की भूमिका हो सकती है। ये बहुत दिनों के बाद लोगों ने जाना और आज स्थिति ऐसी है कि देश में किसी अस्पताल की कल्पना नहीं होती है बिना फिजियोथेरापी विभाग के। उसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है स्पीच थेरापी का। जो हकलाते तुतलाते हैं, जो गूंगे बहरे हैं, लोग अब ये समझ लेते थे कि अब इसका कोई उपचार नहीं है, ये जीवन तक रहने वाला है। लेकिन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी ने, स्पीच थेरापी जिसको कहते हैं, एक नया दरवाज़ा खोला। और आज जो हालांकि जो बहुत आयु जिनकी बहुत अधिक हो गई है उनको कठिनाई आती है, लेकिन अगर कम आयु में अगर ये पता चल जाए कि ये बच्चा बहरा और गूंगा है, जो चल जाता है। बल्कि अब ऐसे तकनीक विकसित हो गए हैं, ऐसे उपकरण आ गए हैं कि जन्मजात बच्चे की भी जांच करके यह निश्चित किया जा सकता है कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। और अब कृत्रिम कान का भी प्रत्यारोपण होने लगे, ताकि अगर बच्चा अगर कान की कोई ऐसी समस्या से पीड़ित है जिसमें अब बिल्कुल सुन नहीं सकता, सुनने की मशीन लगा करके भी नहीं, तो नए कान जो है कृत्रिम कान का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, बच्चा सुनने लगेगा। और लोगों को जानना चाहिए, कम लोग जानते हैं कि वो जो गूंगे वे होते हैं जो वास्तव में बहरे होते हैं। कंठ में स्वर तो उनके होता है, लेकिन चूंकि वो कोई ध्वनि सुनते ही नहीं, इसीलिए कुछ बोलते नहीं, कभी जीवन में शब्द सुना नहीं, कोई ध्वनि सुनी नहीं। कंठ में स्वर है लेकिन शब्द नहीं है। अगर हम उनको सुनाने लग जाएं, वो सुनने लग जाएंगे तो फिर बोलने भी लग जाएंगे। और जो बाद में बच्चे मशीन कान में दे करके, श्रवण मशीन दे कर, श्रवण यंत्र दे करके उनको बाद में पढ़ाया से बच जाता है, उनका प्रशिक्षण होता है, वो भी बोलना सीख जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत लोगों की समस्या हकलाने और तुतलाने की होती है, या कोई पुरुष है आवाज़ उसकी औरतों जैसी है, तो इन समस्याओं का स्पीच थेरापी के द्वारा उपचार हो सकता है। ये लोगों को पता नहीं था। तो इस तरह के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण और सेवाएं भी
चिकित्सा भी, ये सब हमने यहाँ उपलब्ध करवाई। उसी तरह से पारा मेडिकल में बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनमें से भी कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था थी नहीं है। तो ये सब हमने आरंभ किया और एक नया रास्ता खोला। तो स्वास्थ्य विज्ञान में चिकित्सा और विशेष रूप से पुनर्वास विज्ञान में विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और सेवा का कर्तव्य ये संस्थान ने आरंभ किया 1990 से। अभी उसका 36वां वर्ष आरंभ हो गया है। इतने इस वर्षों में इस संस्थान ने न केवल बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन किया, प्रतिष्ठा दिलाई बिहार की, बल्कि यहाँ के विद्यार्थी विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और ये सब जितने भी पाठ्यक्रम हैं, ये सभी ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनको पूरा करते करते विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर लेता है, इसके हाथ में हुनर आ जाता है। ये किसी का मुखापेक्षी नहीं रहता। जैसा कोई ऐसी कोई उपाधि ले करके अब नौकरी देने वालों की या संस्थाओं के पीछे पीछे लोग भागते रहते हैं कि मुझे नौकरी दो, बेरोजगार हूँ। तो बेरोजगार उत्पन्न करने वाला यह प्रशिक्षण संस्थान नहीं, यह रोजगार देने वाला प्रशिक्षण संस्थान है कि आदमी सीखते रोजगार उसके हाथ में आ जाता है। वो आश्रित नहीं है किसी पर, वो जहाँ भी जाएगा सेवा करेगा और उसके बदले में उसको शुल्क मिलेंगे, उसको सम्मान मिलेगा। और यही कारण है कि हमारे जितने विद्यार्थी निकले हैं पूरी दुनिया में, देश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी ना हो। और वे सभी न केवल पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो चलना फिरना, जिनके लिए जीवन में एक स्वप्न बन गया था, जो सोचते हैं कि अब बेड पर से कभी उतर नहीं पाएंगे, कभी चल नहीं पाएंगे, अब वो सारा काम स्वयं करते हैं, चलते फिरते हैं। जो सुन नहीं सकते थे अब सुन रहे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं बोल रहे हैं, जो हकलाते तुतलाते थे अब साफ साफ बोल रहे हैं। तो इस तरह की सेवाएं दे करके ये इस इंस्टीट्यूशन ने, इसके विद्यार्थियों ने, यहाँ के प्रशिक्षित विद्यार्थियों ने सेवा का बड़ा काम किया है, कर रहे हैं। और बदले में उनको समाज आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही सम्मान भी दे रहा है। तो पूरी दुनिया में हमारे विद्यार्थी खुशहाल हैं। लेकिन दो सवाल है सर। इस संस्थान की बात कर ली जाए तो देश का पहला संस्थान है, फिजियोथेरेपी हो, स्पीच फिजियोथेरेपी हो, ये तमाम जो इस संस्थान के देन हैं। जो बच्चे जन्म लेते थे, जो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, जो उनके गार्जियन जो हैं वो पूरी तरह से निराश रहते थे, उन्हें लगता था कि अब उनका बेटा जो है उस लायक नहीं बनेगा। लेकिन प्रशिक्षण हो या सेवा भाव हो या किसी तरह का कोई भी शिविर लगाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग विकलांगों के लिए भी काम करते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसको मुख्य धारा में भी जोड़ने का काम ये संस्थान आपके द्वारा लगातार 36 सालों से किया जा रहा है। और वैसे छात्र जो यहाँ से पढ़ाई करके निकले हैं, आज वो देश और विदेशों में भी कहीं ना कहीं योगदान देने का काम कर रहे हैं। तो आखिर इस कॉलेज की शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब आपके मन में आया? और आसान नहीं था 36 सालों तक कॉलेज को चलाना, सेवा भाव भी करना, और यहाँ से जो भी बच्चे निकले हैं आज मुख्य धारा में हैं और मजबूती के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं अहम आदर्श आपको मानते हैं। एक नई चीज़ थी, एक नई वस्तु, एक नया क्षेत्र सामने खुला था। तो इसे स्थापित करने में, लोगों को समझाने में, बताने में थोड़ा समय बस लगा। लेकिन हमने बार बार मतलब हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह शिविर आदि लगा करके, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण शिविर, पुनर्वास शिविर, विकलांगों की का पहचान शिविर, उनके लिए तिपैया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र आदि देने का शिविर। तो ये लोक कल्याण के जो इतने शिविर लगे, और मीडिया ने भी, आप सबने भी इसको बहुत महत्व दिया शुरू से ही, आरंभ से ही, 1990 से ही। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद तो लोग सभी जानने लगे। आरंभिक दिनों के कारण चूँकि लोग कम जानते थे, सरकार या फिर बाद में हम लोगों ने जब डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किया तो यूनिवर्सिटी, इन लोगों को जानकारी नहीं थी। तो सारी जानकारी भी उपलब्ध कराना, विशेषज्ञों को उपलब्ध कराना, तो ये सब आरंभिक काम कठिनाई के थे। लेकिन चूँकि एक संकल्प था कि हमें एक उस क्षेत्र को ढूंढना है जिस क्षेत्र में लोग नहीं,
जब मैं इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर रहा था तो मैं मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें लोगों की, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, जिनके कारण समाज का एक बहुत बड़ा रोग का क्षेत्र जो है, रोगियों का क्षेत्र, वो निदान नहीं पा रहा है, तो हमें वो क्षेत्र चुनना चाहिए। तो हमने वे सब क्षेत्र चुने, वे सब पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जो कहीं नहीं हो रहा था, कहीं नहीं चल रहा था। तो आरंभिक कठिनाइयाँ तो हुई, लेकिन मुझे इस बात का परितोष है कि हमने जो किया वो अलग तरह का था। हम अपने क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में हम संस्थापक माने जाते हैं। ये गौरव का विषय बिहार के लिए भी है, मेरे लिए भी है। बाद में कठिनाइयाँ भी उत्पन्न बहुत की गई लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कई बाधाएं उत्पन्न की गई संस्थान को। कुछ लोगों ने तो इस तरह कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए कि ये संस्थान ही बंद हो जाए, लेकिन चूंकि यह इतने स्थायित्व के साथ इसकी स्थापना हुई थी, ये पहला इंस्टीट्यूशन है जिसने बिहार मेडिकल एजुकेशन एक्ट को प्रभावित किया था। मेडिकल एजुकेशन एक्ट में जो 1982 में बना बिहार में, यह पहला इंस्टीट्यूशन है जिसने राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके अपने इंस्टीट्यूशन को आरंभ किया गया। इसके पहले का आवेदन तक उस एक्ट में नहीं पड़ा था स्वास्थ्य विभाग में। 82 में ये अधिनियम आया और 1990 तक एक आवेदन नहीं था बिहार सरकार में। यह इस संस्थान को श्रेय जाता है कि पहली बार हमने उस एक्ट के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति मांगी संस्थान आरंभ करने की। तो चूंकि ये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके इस संस्थान की स्थापना की गई थी, आगे के जितने भी काम हुए वो सब नियम के अनुसार हुए, नियमानुकूल हुए, और जब तक ये काम हुए नहीं, स्वीकृति नहीं मिली, संबद्धता नहीं मिली, तब तक हमने एक नामांकन तक नहीं लिया। तो हम इतने मजबूत थे कि लगातार हो रहे आक्रमणों के बाद भी ये संस्थान बंद नहीं हुआ। बाधाएं तो आई, कठिनाइयाँ आई, क्षति भी पहुँची बहुत, क्षति पहुँचाई भी गई बहुत, लेकिन अब ये उन सभी से दूर है और सुदृढ़ है। बाधाएं करने वाले आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये इस संस्थान के लिए गौरव का विषय है कि आज भी पूरे बिहार में नहीं, भारतवर्ष में सबसे विश्वसनीय संस्थान के रूप में इस इंस्टीट्यूट को लोग मानता है। और हमारे जो पुराने बच्चे थे, उनके बच्चे अब हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो हमारे विद्यार्थी ही, जो पूर्ववर्ती हमारे विद्यार्थी हैं, यही विद्यार्थी हमारे राजदूत हैं। हम और कोई विज्ञापन नहीं करते, लेकिन हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, यही विद्यार्थी ही विद्यार्थियों को भेजते हैं और इंस्टीट्यूशन चल रहा है। एक सवाल और है, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने लकीर खींचा है, मैं ज़्यादा तो नहीं घुमा हूँ, उत्तर प्रदेश और बंगाल की बात कर ली जाए तो वहाँ के अस्पतालों में किसी काम से गया था, तो जब बिहार का नाम आया तो वो बताएं कि हाँ हम IIHR के ही स्टूडेंट हैं, वहीं से पैरामेडिकल GNM वगैरह जो भी कोर्सेजें होती हैं वहाँ से करके आज हम यहाँ पे सेटल हैं, अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल सर कि आखिर यहाँ पे कौन कौन कोर्सेज होती है, अगर कोई छात्र जानकारी लेना चाहे, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करना चाहे, तो इस कॉलेज से कौन कौन कोर्सेज हो रही है? हाँ, नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है। ये विद्यार्थियों को जानना चाहिए, अभिभावकों को भी जानना चाहिए। तो यहाँ फिजियोथेरापी में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर के पाठ्यक्रम होते हैं। स्पीच थेरापी में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम चलता है। फिर पैरामेडिकल के कई पाठ्यक्रम हैं, जिसमें ऑप्थाल्मोलॉजी है, उसमें भी स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, उसमें भी स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो रेडियोग्राफी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आदि, CT स्कैन आदि की पढ़ाई होती है, उसमें स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है। तो हाँ, वही मैंने बताया कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो इस तरह के पाठ्यक्रम सब चल रहे हैं यहाँ। और आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने की इंजीनियरिंग में भी पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा था, अभी कुछ कारणों से स्थगित मैंने किया था। अब कुछ और उस तरह के पाठ्यक्रम फिर हम रिहेबिलिटेशन के जो दूसरे स्पेशल एजुकेशन में पाठ्यक्रम है,
विशेष शिक्षा, विकलांग बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाते हैं। विकलांग बच्चों की शिक्षा को विशेष शिक्षा कहते हैं और उसके जो शिक्षक होते हैं उसे विशेष शिक्षक भी कहते हैं और उसकी भी पूरे देश दुनिया में बहुत ही मांग है। तो और इसे विशेष शिक्षकों की बहाली प्राथमिकता के आधार पर करनी है सरकारों को भी, विद्यालयों को भी। ये न्यायालय का भी आदेश है और सरकार का भी आदेश है। तो ये स्पेशल एजुकेशन की भी पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है। एक चीज़ और है सर, बिहार के लोगों के लिए कि एक अच्छी बात है कि आपने विद्यापीठ एक स्कूल का भी जीर्णोद्वार किया, स्थापना किया, बच्चे आ भी रहे हैं। इस स्कूल को तो आप चला रहे थे लेकिन एक बड़े पैमाने पे अब इसकी शुरुआत की गई है। क्या कुछ इस विद्यालय की खासियत है और जो बच्चे पढ़ने आएंगे उन्हें किस प्रकार से एक कुशल नागरिक बनाने की जो योजना और हर एक दम है इस स्कूल में, किस प्रकार से फैसिलिटी है, क्या कुछ खास है इस स्कूल में, ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, मैं मानता रहा हूँ बहुत पहले से कि प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। एक तो रोजगारोन्मुख शिक्षा जिसे युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल मिलना चाहिए क्योंकि वही एक समय वैसा होता है जब हम मनुष्य तैयार करते हैं। अच्छे विद्यार्थी अच्छे मनुष्य तैयार करेंगे तभी वो जीवन में सफल होगा और समाज में कोई लोक कल्याणकारी कार्य कर सकेगा। स्वयं के जीवन में सफलता के लिए और सामाजिक जीवन में भी सफलता के लिए योग्य नागरिक उत्पन्न किया जाना जरूरी है और इसीलिए प्राथमिक शालाओं पर अधिक बल देना चाहिए। तो मेरे मन में पहले से भी इच्छा रही है, आज भी वो इच्छा है कि अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं, प्राथमिक विद्यालय, और उसमें बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो। तो पाटलिपुत्र विद्यापीठ नाम से इस इंस्टीट्यूशन के सामने के परिसर में विद्यालय की स्थापना हुई है। वो CBSE से स्वीकृत और पटना नगर के कुछ गिने चुने जो सबसे अच्छे विद्यालय हैं, सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न, वो उनमें यह परिगणित होता है। और उसके सभी कक्षाएं स्मार्ट कक्षाएं हैं, गुणी शिक्षक हैं। उनको बताया गया हुआ है कि उनकी उच्च प्राथमिकता विद्यार्थी होनी चाहिए और हमें विद्यार्थी को तैयार करना है। तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके वे विद्यार्थियों को तैयार करने में लगे रहते हैं। परिणाम यह हुआ है कि CBSE के तत्वावधान में इधर जितनी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं या उनके मेधा की परीक्षाएं, उन सब में हमारे विद्यार्थी इस विद्यापीठ पाटलिपुत्र विद्यापीठ के विद्यार्थी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आ रहे हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मेधा की परीक्षा हो या फिर कला संगीत आदि की परीक्षा हो, हर क्षेत्र में वाद विवाद में हो, लेखन में हो, व्याख्यान में हो, तो इन सब चीज़ों में विद्यार्थी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे मन को परितोष है कि एक बड़ा काम समाज के निर्माण में हो रहा है। सर एक सवाल है, कॉलेज 36 साल ये पुराना है लेकिन हालिया दिनों में देखा जाए सर तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी गड़बड़ा गई है, बेपटरी हो गई है। जिस प्रकार से कॉलेजों का मकर जाल हो गया है, सेशन काफ़ी लेट हो रहे हैं और जिसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर पैसे के दम पे भी लोग कॉलेज खोल रहे हैं, पढ़ाई नहीं मिल पा रही है और जिसके वजह से अच्छे कॉलेज जो है वो भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं। तो इसको लेके किस प्रकार से सुधार की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी हो या शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्री हो, क्योंकि तमाम जिस प्रकार से बिहार में एक शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो व्यापार नीति में तब्दील होते जा रहा है। देखिए, जीवन की 3 मौलिक आवश्यकताओं भोजन वस्त्र आवास के बाद जो 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जिस पर बल दिया जाना चाहिए वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। दुर्भाग्य यह है कि बिहार में शिक्षा में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं आज भी, और मैं अनुभव कर रहा हूँ पिछले कई दशकों से, कहना चाहिए मुझे 3-4 साढ़े 3 दशक हो गए हैं देखते हुए। तो जितने भी इधर प्रयोग हुए हैं उनमें से प्रायः सभी असफल होते रहे और उसका बड़ा कारण यह है कि कोई भी काम निष्ठा से नहीं हो रहा है। अब
कोई विश्वविद्यालय समय पर विद्यार्थियों की परीक्षा ही न ले, समय पर उसका परिणाम न दे, समय पर उस बच्चों विद्यार्थियों को उपाधि न दे, अंक पत्र न प्रदान करे और विद्यार्थियों के सामने बार बार समस्याएं आती रहे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार वहीं पर असफल हो जाती है और सारा ध्येय जो है, लक्ष्य जो है, वो असफल हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का और इसी कारण से बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ना नहीं चाहते। अभी अगर पैरामेडिकल की भी बात कर लें, रिहेबिलिटेशन की बात करें, तो सभी विश्वविद्यालयों में वो परीक्षाएं विलंबित रही। अभी जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ है, तो अभी तक पैरामेडिकल की एक भी परीक्षा नहीं हो पाई है, समय पूरा हो गया है। दूसरा, एक तरफ क्यों नहीं सरकार का और विश्वविद्यालय का ध्यान क्यों नहीं गया कि सत्र ही देर से आरंभ किया जा रहा है। अब मान लिया जाए कि ये इंटरमीडिएट की परीक्षा सभी जगह पूरे देश भर में और बिहार में अभी जो पहले विलंबित थी, अब समय पर परीक्षा हो रही है कम से कम, तो ये फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक बच्चों की परीक्षा हो जा रही है और उसके परिणाम भी आ जा रहे हैं। तो आप अपना सत्र जो है दिसंबर से जनवरी से क्यों आरंभ कर रहे हैं? अब अप्रैल में पास किया हुआ विद्यार्थी अगले 8-9 महीने के लिए प्रतीक्षा में क्यों बैठेगा? इस पर किसी का विचार क्यों नहीं, ध्यान क्यों नहीं गया? मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि बिहार के विद्यार्थियों को पलायित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मान लिया जाए कि अब अप्रैल में मई में विद्यार्थी पास हो जाते हैं, तो वो उनको कहीं आगे का प्रशिक्षण लेना है, तो यहाँ बिहार में उसको समय पर नामांकन ही नहीं होगा, तो क्यों यहाँ बैठेंगे? वो बाहर चले जाएंगे। नतीजा होता है कि जो रुचि संपन्न विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, वो बिहार छोड़ कर के दूसरी जगहों पे चले जा रहे हैं जहाँ भी समय पर नामांकन हो रहा है, समय पर सत्र चल रहा है। तो और जो शेष बच रहे हैं बच्चे जो कहीं नहीं जा पाए, जिनके लिए कहीं कोई साधन नहीं मिला, या वे बच्चे जो बाहर के जा कर के पढ़ने के लिए अर्थ का संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है, वे ही बच्चे रह जा रहे हैं। यानी कि ये कहना चाहिए जो बचे हुए बच्चे रह जा रहे हैं, और बचे हुए बच्चे वे हैं जो पढ़ने में उनकी उतनी अधिक रुचि नहीं है। तो ऐसे बच्चों को से आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा परिणाम दें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही व्यावहारिक नहीं है, उचित नहीं है, और इसीलिए परीक्षाओं में भी बहुत कदाचार है। और कदाचार के साथ परीक्षा, कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होकर के भी क्या लाभ है? आपके हाथ में तो कोई हुनर नहीं आया, कोई गुण नहीं आया, आप जानते नहीं हैं, और जैसे तैसे अगर आपके हाथ में उपाधि आती भी है, उस उपाधि, उस कागज़ के टुकड़े का आप क्या करेंगे? आने वाला भविष्य जो है वह प्रतिस्पर्धा का है, जिसमें जो जितना गुण होगा, जिसमें जितनी क्षमता होगी, वह समाज में स्थायित्व पा सकेगा, वही सफल हो सकेगा जीवन में। ये कागज़ के टुकड़े, ये कागज़ की उपाधियाँ केवल उनको स्थायित्व नहीं दे सकती हैं, जीवन में उनके लक्ष्यों को, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकेगी तब तक, जब तक कि वो उपाधि वास्तव में अपने ज्ञान, अपनी क्षमता से न प्राप्त किया। चलिए, सीधे तौर पे IIHER के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल सुलभ सर थे, और जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो 36 सालों से इस संस्थान ने जो लकीरें खींची है, जो योगदान दिया है, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं इस संस्थान के जो छात्र हैं, जो देश विदेशों में कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।